नमस्ते हरिओम जी, कैसे हैं आप? नमस्ते कल्याणी जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। या पहले तो थैंक यू सो मच, आप शो पे आए, आपकी कहानी बताएंगे और भी बहुत कुछ चीजें बताएंगे हमारे दोस्तों को। तो थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका जी, आने मेरा के लिए। मेरा सौभाग्य आपने इस योग्य समझा। अरे नहीं नहीं, तो हरिओम जी मैंने आपके बारे में पढ़ा था एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में। ओके। और वो दिल्ली के एक एरिया में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम था, बिजली का प्रॉब्लम था। और जी, आपने एक केस दर्ज करी थी हाई कोर्ट में। तो उसके बारे में आर्टिकल था। तो बताइए आप सबको कि एग्जैक्टली वो केस क्या था और आप कैसे उसका पार्ट बने बेसिकली। जी, मैं उसकी आपको जानकारी दे देता हूँ। एक्चुअली में क्या है, मैं भारत में विस्थापितों के लिए काम करता हूँ, विशेषकर जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका से जो लोग आते हैं, हम प्रयास करते हैं, अगर वो परेशानी झेल रहे हैं अपने अपने देशों में और वो किसी कारण से हिंदू हैं और भारत आना चाहते हैं अपने देश में, तो उनको यहाँ पे कैसे मूलभूत सुविधा मिले, यहाँ पे कैसे रह पाएँ, कानूनी रूप से ये सारी चीज़ें कैसे हों, उसके लिए हम सब प्रयास करते हैं। तो वो उसी की एक कड़ी थी। आदर्श नगर दिल्ली में एक स्थान है, वो शरणार्थी कैंप है। वो 2013 में हमने प्रारंभ किया था, लेकिन हम तमाम राजनेताओं के पास जा जाके हमने अ, मतलब प्रयास किया, उनके आगे समस्याएं रखी कि दिल्ली में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं। तो यही था, तो सरकारी लोगों से, सरकारी तंत्र होता है, उनसे हमने काफ़ी मिन्नतें करी कि आप प्लीज़ ये बगैर बिजली पानी के रह रहे हैं। और आप कल्पना करिए मई जून की गर्मी दिल्ली की कैसी होती है। तो उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी मतलब जान भी गंवाई सिर्फ गर्मी के कारण। लेकिन ये चीज़ जब हम किसी को बताते थे तो वो हंसता था कि गर्मी के कारण कोई कैसे मर सकता है। तो हम उसको बताते थे कि आप एसी में रह रहे हैं, आपके पास पंखे हैं। कल्पना करिए आप बगैर पंखे, बगैर एसी के किसी खुले मैदान में रह रहे हैं और जहाँ पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो आप कैसे जीवन बिताएंगे? अगर आप 70 साल के, 75 साल के, 80 साल के हैं और आपको इसमें अगर कोई बीमारी आपके ऐड हो जाए और आप दवाई खाते हो, तो आप मतलब कैसे बिताएंगे? तो ऐसे संघर्ष किया, लेकिन तमाम राजनेताओं के पास गए। तो फिर अंततः फिर जब हमें हर कहीं से नाकामी हासिल हुई, तो फिर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट के माध्यम से हम 2.5 साल केस चला और फिर हम जीते। तो अब उनको बिजली मिल गई है। तो ये उन सब के लिए खुशी की बात है। हालांकि 2013 से 2023 आ गया, 10 साल लगे, लेकिन अंततः कहते हैं कि आप अच्छे के लिए कुछ करेंगे तो सब आपके साथ रहते हैं, विशेषकर ईश्वर। तो बस ईश्वर का विशेष आशीर्वाद था। समय संघर्ष लगा, लेकिन हम जीत गए। आप कह रहे थे कि 2.5 साल तक का समय लग गया कोर्ट केस करने के बाद भी। तो एग्जैक्टली क्या पॉइंट था जिसके वजह से उनको नहीं मिल पा रहा था बिजली का वो कनेक्शन? डिफेंस लैंड थी, तो डिफेंस नहीं चाहता था कि उनके लैंड पे कोई ऑक्यूपाई करे या उनके लैंड को कोई कब्जा करे, इसलिए नहीं दे रहे थे वो। अच्छा। लेकिन फिर लेकिन ये तो ऑफिशियल काम था, राइट? रेफ्यूजी कैंप तो ऑफिशियल उनको दी गई थी जगह, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअल में जगह दी नहीं गई थी, ये भी एक कारण था। लेकिन फिर जो मूलभूत सुविधा है मानवता के नाते उनको देनी चाहिए। हाँ, जब सरकार का प्रोजेक्ट आएगा तो हम हट जाएंगे, ऐसा आश्वासन देके कोर्ट में जज साहब ने फिर हमें वहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध कराई। और अभी दिसंबर के महीने में पहला बिजली का हाँ जी, खंभा वहां पे लग हाँ गया जी, था, हाँ जी, राइट? 10 नवंबर को वर्डिक्ट आया था, 1 महीने का समय दिया था उन्होंने। और 12 दिसंबर को, नवंबर, 10 नवंबर के बाद 12 दिसंबर को हमारी बिजली लग गई थी। तो कैसे सेलिब्रेट किया आपने फिर ये सक्सेस ये सबका? तो बस मैं आपको बता नहीं सकता। बच्चे इतने खुश हैं, महिला इतने खुश है कि वो उजाले में खाना बनाएंगे। बच्चे बच्चे के मतलब वो बल्ब की आंखों से, मतलब अपनी नजरें नहीं हटा देते बल्ब की आंखों से। कोई किताब लेके घूम रहा है, कोई नंगे पांव घूम रहा है। मतलब हम तो दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, तो हम तो ये अकल्पनीय है। लेकिन अब हमें प्रतीत होता है जो आदिवासी ट्राइबल एरियो में रहते होंगे जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, तो वो कल्पना मैंने यहाँ पे जब पहली बार महसूस किया तो मैं भी मतलब शब्द नहीं थे मेरे पास। और इन लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो मतलब बगैर बिजली जब ये पहली बार कोई बिजली देखता है तो कैसा जीवन में रहता है। तो ये बहुत मतलब शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, वो जो शहरों में रहते हैं उनके लिए विशेषकर। सही बोल रहे हैं। कभी कभी हम ऐसे मूलभूत सुविधाओं को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो हमारा हक ही है, लेकिन जब देखते हैं कि लोगों को वो भी नहीं मिल पा रहा, तब हम वैल्यू करना शुरू कर देते हैं ऐसी चीजों को। राइट। बिल्कुल। राइट। तो ये वहाँ पे जो कैंप है आदर्श नगर में, वहाँ पे और कैसी परिस्थिति है, आप कुछ बता सकते हैं? वहाँ पे घर कैसे है, बाथरूम जी साहब। एडिक्वेसी है या हाँ, नहीं? वो क्या रहता है कि एक तो मिट्टी का लैंड है और वो फ्लो जोन एरिया, मतलब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वो। तो कभी भी यमुना नदी का पानी अगर
206 मीटर के ऊपर जाता है, तो ये बैक नाले मार जाते हैं, चारों तरफ बड़े नाले हैं, तो उसका पानी आ जाता है। तो हर बारिश में बहुत बड़ा संघर्ष करना होता है, लेकिन क्या करें, इनके अलावा इनके पास कुछ है भी नहीं। और बाकी बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में हमने काम किया था, तो पूरे भारत में लगभग 96 कैंप है। इकलौता यही कैंप है जिसमें सभी के पास रोजगार है। तो हमने बहुत कुछ जो लक्ष्य अपने आप व्यक्तिगत बनाए थे, हमने आज से 10 साल पहले हम लगभग सभी लक्ष्यों में हमने उसकी प्राप्ति करी है। तो अब ये स्वावलंबी कैंप हो गया है, और हम कोशिश करते हैं कि अगर आप स्वावलंबी हो गए, इन लोगों को हम बोलते हैं कि आप ये कैंप खाली करें, और आप अपने जो आप धनराशि कमा रहे हैं रोजगार से, जो आप अर्जित कर रहे हैं, आप अपने कैंप छोड़े, जिससे नए परिवारों को यहाँ पे हम बसा सके, उनकी नई जिंदगी शुरू करा सकें, और आप जाएं। और लोग कहना भी मानते हैं, 35 एक परिवार जो कोली समाज, गुजराती समाज से बिलोंग करते थे, वो गुजरात चले गए हैं। उन्होंने अपने चाहे चाहे एक एक 1.5 लाख का घर खरीदा, छोटा घर है लेकिन अपनी मेहनत से खरीदा, ये बड़ी बात है। तो बस यही है, वो चलता है, जीवन चक्र जैसा चलता है, शुरुआत होती है, फिर व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो चल रहा है, और इसको देखकर हम बहुत खुश हैं। बाकी के शरणार्थी कैंपों में, जैसे मैं जैसलमेर में हूँ भी, यहाँ पे बहुत विकट परिस्थिति है, तो ऐसी जगहों पर संघर्ष है, लेकिन हम उनको उदाहरण देते हैं कि ऐसा अगर आप करोगे तो ऐसा होगा। तो हम ऐसे सकारात्मकता उनके सामने रखते हैं, और वो कर रहे हैं। ये भी कभी ना कभी समय लगेगा, कोई पहले कामयाबी पा लेता, कोई बाद में, लेकिन पाएंगे सभी जो मेहनत करेगा। या सो हरिओम जी, आप मुझे बता रहे थे कि अब जैसलमेर में ऐसे 95 कैंप्स है पूरे भारत में, रेफ्यूजीज जो बाहर के देशों से आ रहे 96 हैं। 96 96। 96 कैंप्स, ज्यादातर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आते होंगे लोग। तो वहां पे वो माइनॉरिटीज है, तो वहां पे हाँ उन्हें क्या मतलब ऐसी डिफिकल्टीज को सामना करना पड़ता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो भारत जाए उसके अलावा। तो आपने बहुत लोगों से मिले हैं, बात की होगी, तो उनके बारे में कुछ बताइए हमें, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है हिंदू लोगों के साथ जी, पाकिस्तान एक्चुअल में में आके। अगर मैं इसको मैं तुम्हें ओवरऑल बताऊं, म्यांमार, आ, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, या पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इसमें में अगर मैं मिला जुला सबका अगर एक विषय बोलूं, तो जो सर्वप्रथम जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता, क्योंकि ये हिंदू हैं, और कुछ एरियो में मुस्लिमों ने वहां पे बहुत कट्टरपंथी संगठन कुछ बन गए हैं। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो पाकिस्तान में ये परिस्थिति है कि अगर आप हिंदू हो, और हमारे हिंदू में क्या होता है कि हम कोई नया घर बनाते हैं, तो घर में हवन कराते हैं, घर के बाहर घर बनाते हैं तो मूर्ति लगाते हैं, अपना प्रतीक प्रतीक चिन्ह लगा सकते हैं, जैसे ओम ओम हो गया, राधा कृष्ण की तस्वीर हो गई, बजरंग बली की, मतलब जो जिस भगवान को मानता है। तो पाकिस्तान में ये स्थिति, अब तुम वो भी नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे घर में हवन कर रहे हो और उसका धुआं तो जाएगा, धुआं तो बाहर है। अब वो कई बार क्या होता है, धुआं कम हवा चले तो धुआं फैलता है, तो फैल जाता है, और अगर किसी मुस्लिम के घर पे चला जाता है, तो फिर वो मतलब बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती है उस परिवार के लिए। या वो हवन कर रहा था या वो पूजा कर रहा था, वो बोलते हैं कि आपने ये पवित्र कर दिया, ये हमारी पाक भूमि है, ये इस्लामिक कंट्री, आप यहाँ पे ये क्या कर रहे थे, धुआं आपका यहाँ पे आ गया। तो मतलब परिवार को तो मतलब बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। उनका त्योहार होते हैं, तो जानबूझ के, क्योंकि हमारे हिंदुओं में हम गाय माता को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया गया है, गाय माता हम बोलते हैं, तो जानबूझ के जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू वो है, तो वहीं पे जानबूझ के वो अपने ईद पे या कुछ भी ऐसा शादी ब्याह पे गाय जानबूझ के उनके घरों के सामने काटेंगे, और पूरी गली में मतलब गाय के अंदर जो भी मलमूत्र सामान वमान, मतलब जो भी मांस के टुकड़े वगैरह होते हैं, खून होता है, और पूरा गलियों में पड़ा रहेगा, कोई साफ नहीं, जानबूझ के मतलब। तो ये चीजें मतलब, चाहे धनवान व्यक्ति हो, चाहे निर्धन व्यक्ति हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, वो ज्यादा दिन ये नहीं कर पाता बेचारा, फिर वो आखिरकार तंग होके बड़ी दिक्कत हो जाती है उसको। पाकिस्तान में तो ये है कि अगर आप हाईवे पे सफर भी कर रहे हो, तो अगर आप किसी ढाबे पे कुछ खाने के लिए रुक गए, तो आप अगर हिंदू हो, तो आपको उस ढाबे पे खाना मिलेगा तो जरूर, लेकिन आपको बर्तन आपके अलग रहेंगे, आपको बर्तन किसी कोने में रहेंगे, वो उतार के आपको बर्तन धोने पड़ेंगे, उसमें खाना पड़ेगा, फिर खा के वो धो के वापस उधर रखने पड़ेंगे। आपको वो बर्तन भी अपने इस्तेमाल करने के लिए नहीं देते। तो ऐसे देशों में बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर जो अपने धर्म को मानता है, अपने ईश्वर को मानता है, अपने भगवान को मानता है, जिस तरीके की भारत में स्वतंत्रता है, एक सेकुलर देश हम बोलते हैं, यहाँ पे तो सभी
कई बार हमारे भी कुछ या आपके भी कुछ मित्र होंगे, कभी आपने ऐसा भेदभाव नहीं किया होगा। हमारे स्कूल में भी हमने कोई ऐसा कभी कुछ, लेकिन जब ऐसी चीजें हमारे अपने बंधुओं के साथ हमें ऐसा वहां से सुनने में आता है, तो हमें उनको लेकर के बड़ा दुख होता है, बड़ी चिंता होती है। और मैं तो अपना उदाहरण देता हूँ, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे हॉस्टल मिला हुआ था, तो अगर मैं एक हॉस्टल से ईयर पास करके दूसरा कमरा बदलता था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। एक अपना सर्कल होता था, सारी चीजें होती, मैं कहा यार रूम बदलना पड़ रहा है, मतलब ऐसा। तो सोचो जब हम रूम बदलते थे, हम तो शायद तुम भी जब पढ़े हो शायद, तो रूम बदलते थे कितना अजीब सा लगता था। तो सोचो हम रूम बदलते हो अजीब सा लगता होगा, और वो बेचारे देश बदलते हैं। तो देश बदलने में जिनका जन्म जहाँ पे हुआ है, अपना पूरा जीवन बीता है, माँ बाप जहाँ पे रहे, सारे रिश्तेदार हैं, लेकिन सिर्फ अपनी बहन बेटियों की खातिर वो जाना पड़ता है। क्योंकि वो 13-14 साल की उम्र में शादी करना किसी लड़की की, और स्कूल ना भेजना कभी भी, क्योंकि स्कूल चले गए, किसी की गंदी नजर पड़ गई, वो लेके चला गया, और अगर उसने मस्जिद में रख दी तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि पुलिस वहां पे, उनके पासपोर्ट पे भी आप पाकिस्तान के देखोगे तो लिखा रहता है इस्लामियत, इस्लामिक जमहूरियत, मतलब इस्लामिक का देश है। तो मतलब अगर लड़की को किडनैप करके मस्जिद में रख दिया तो वहां का कानून कुछ नहीं बोलता, बोलता अब ये इस्लाम की हो गई है, इसलिए हम इसके बीच में हम नहीं पड़ेंगे। हाँ तुम्हें मारा है, तुम्हें कुछ कुछ और बोला है तो हम मतलब आपके लिए करेंगे। लड़की को अगर मस्जिद में रख दिया फिर वहां का कानून कुछ नहीं करता, बोलते हैं अब ये इस्लाम की हो गई है। तो फिर वो बेचारी अब कभी फिर उनको मिल नहीं पाती है। 12-13-14 साल आप कल्पना कर सकते हो कितनी छोटी बच्ची रहती होगी। और इसलिए वहां पे मतलब हिंदू लड़कियों की ऐसी जिंदगी है, वो कभी जीवन में अपने गांव से भी बाहर नहीं निकलती। घर तो आप शहर तो छोड़िए, खुद छोड़िए, गांव से भी बाहर नहीं निकलती है, जो ग्रामीण परिवेश में परिवार रहते हैं। क्योंकि गांव के बाहर चली गई, किसी की नजर पड़ गई तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो अपनी जिंदगी भर, अपनी पूरी उम्र एक गांव में रहती है, अपने घर में। 13-14 की शादी भी इसलिए जल्दी कर देते हैं, वो जवान हो गई, कल को बाहर बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको, किसने, कट्टरवादी मुस्लिम संगठनों ने उठा लिया। तो वो बेचारे जिंदगी, लड़की की कल्पना सोचिए, एक घर में पैदा हुई, 13-14 साल की उम्र में उसी गांव में या उसके बगल किसी गांव में चली गई, उसी पर्दे में रही, वहां पे बच्चों को जन्म दिया, और उसी वहीं पे उसी गांव में अपना पूरा जीवन खाना पीना बना उना के बेचारी उधर ही गुजर गई। क्या मतलब जीवन एकदम नर्क जैसा है महिलाओं के लिए तो। और यहाँ पे आके जब बच्ची आती है, स्कूल देखती है, मैं उनके चेहरे पे खुशी देखता हूँ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। वो बाहर जा सकती हैं, कोई दिल्ली में, कोई राजस्थान में, कोई गुजरात में जाता है, कोई यूपी में, वो बाहर जा सकती है, मतलब उन्हें इतना अच्छा लगता है। पहली बार बसें देखती हैं, पहली बार बाइक देखती हैं, लड़कियों को देखती हैं यहाँ पे कैसे रहते हैं, लड़कियां घूम रही हैं, उनको यकीन नहीं होता कि मतलब ऐसा करके, शायद हमें यकीन ना हो कई लोगों को कि ऐसी भी जीवन है, ऐसी भी दुनिया चल रही है अभी वर्तमान में। लोग सुपर पावर बनने की होड़ में दुनिया लगी पड़ी, लेकिन ऐसा भी एक जीवन है, ऐसा यकीन ना हो। हम भी कई बार, मैं कॉलेज के जो अभी जाते हैं पुरानी यादों में, हम लोगों को बताते हैं, उनको मेरी बातों पे यकीन ही नहीं होता। लेकिन जब तक फिर उनको जब लाइव दिखाते हैं तो फिर उनके पाँव की नीचे जमीन खिसक जाती है कि मतलब कई मुल्कों में इतनी प्रताड़ना हो रही है, कुछ मतलब विशेष सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू हैं। तो ये काफी दुखदाई है, इसको बदलना चाहिए। लोगों को अपनी मानसिकता थोड़ी बदलनी चाहिए, चाहे किसी भी मुल्क के हो। हमारे मुल्क में तो फिर भी सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है। विशेष करके मैं तो सबको बोलता हूँ, हिंदू धर्म में जितनी स्वतंत्रता उस उतनी स्वतंत्रता किसी धर्म में नहीं है। हमारे माँ बाप ने कभी मुझे नहीं टोका कि तू अब आज कलावा बांध के स्कूल जा, या आज तू मंदिर मत्थे में टिका के स्कूल जा, या पूजा करके ही जा। करी तो करी, नहीं करी तो स्कूल भग गए, सीधा टिफिन बॉक्स उठाया। किसी के भी घर में हो, सामान्य घर में, कोई फोर्सेस नहीं है। पूजा कर रहे हो तो करो, नहीं करे तो नहीं करो, कोई फोर्सेस नहीं है। लेकिन वहां पे मतलब इतना है, वहां पे बच्चों को सिखाया जाता है स्कूल में भी। अभी मैं 1 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। एक लड़के ने किसी भगवान को गाली दी, 8 साल का था शायद, वो न्यूज़ों में भी बहुत चली थी भारत में, आपको शायद ध्यान हो। तो उसने भगवान को गाली दी, उसने उसके अल्लाह को गाली दे दी, उनके भगवान को। भाई साहब मतलब आप मानेंगे नहीं कल्याणी जी, उस 8 साल के बच्चे को पाकिस्तान में फांसी दी गई थी, क्योंकि उसने उसको, और ये सिर्फ स्कूल का मामला था। उसने उसको गाली दी, उसने उसको गाली दे दी, तो बस उसने कि तूने तो बस अब तौहीन कर दी विशेष धर्म की, तो बस उसको फांसी दी गई थी। उसका काफी हुआ था, शायद आपने भी सुना हो। तो मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति में जी रहे हैं तो क्या करे फिर व्यक्ति। लड़कियां जिसकी ज्यादा होती है वो सोचता है भाई निकल लो यहाँ से। जो पैसे वाला व्यक्ति है, कोई यूरोप चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, लेकिन जो बेचारा गरीब व्यक्ति, उसके लिए तो एकमात्र ही देश है वो भारत, बेचारा आने की सोचता है। और आने के लिए भी संघर्ष बहुत मतलब आसान नहीं रहता। भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है वहां पे। 5,000 का काम 40,000 में होता है, 20,000 का काम 1 लाख में होता है। तो बेचारा कोई अपनी भैंस बेचता है, कोई अपने घर बेचता है, कोई अपनी ज्वेलरी बेचता है, बेच बाग के सिर्फ अपनी धार्मिक स्वतंत्रता और बहन बेटियों की इज्जत के लिए वो भारत की तरफ आते हैं। और हर कोई सफल भी नहीं हो पाता।
100 लोग प्रयास करते हैं, 10 लोग आ पाते हैं, 90 लोगों को उधर ही अपना जीवन बिताना है। तो ये जीवन है बस जो रहता है उनका। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती सर कि क्या एग्जैक्टली परिस्थिति वहाँ होगी। लेकिन ये करने के बाद भी अगर आप भारत आ गए, तो मतलब उनका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, जैसे डिग्री हो गई, कोई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा, क्या वो उसके बेसिस पे भारत में कुछ उनको रोजगार मिल सकता है? अगर किसी ने कोई डिग्री ले रखी है, तो क्या उसको हम वैलिड मानते हैं अपने देश में? नहीं, यहाँ पे तो बड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा उर्दू में ज़्यादातर पढ़ाई होती है जी। और ग्रामीण परिवेश के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े भी नहीं होते। तो क्या हाँ, आपने तरीका डॉक्टरी कर है? रखी है, हाँ। आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, उस बिहाफ पे आप कुछ कर सकते हैं, अच्छा। लेकिन आप उस बिहाफ पे नहीं कर सकते, 10वीं 12वीं कुछ नहीं यहाँ पे। तो किस तरीके का काम मिल पा रहा है हमारे हिंदू दोस्तों को जो वहां से आ रहे हैं रेफ्यूजीज? जी, अधिकतर लेबर का ही काम क्या करते काम हैं। करके? मजदूरी जैसे बोला जाए। या तो अभी एज अ सेट आपने ये सब काम कब से शुरू किया? आपने आपको कब समझा कि यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो? और जी, मैंने 2013 में प्रयास क्योंकि आप किया तो था। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हो, हाँ, स्विमिंग पढ़ाते हाँ, हैं राइट? हाँ जी, हाँ बच्चों जी। को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे कैसे कैसे बन गए आप? जी, 2011 में जब मैं कॉलेज में था तो 2-3 अफ़गानी परिवार थे, वो मेरे संपर्क में आए, वो आए थे जब अफ़गान से। तो ऐसे ही मैं जब भी थोड़ा हम्म। कॉलेज में थोड़ा हल्की-फुल्की राजनीति कर लेते थे। तो बस तो कुछ लोगों ने बोला कि उनको दिक्कत है तो हम मैं कहा चलो उनका समाधान कर देते हैं। फिर उनको थोड़ा चांदनी चौक हम्म। वगैरह में क्योंकि वो मसाले के वहाँ पे व्यापारी थे, कुछ लोगों से संपर्क किया तो उनको वहाँ पे अच्छा। मतलब सही सलामत कैसे यहाँ पे रहें उनका वो व्यवस्था कर दी थी। फिर उसके बाद हम्म। ऐसे-ऐसे करके पाकिस्तान के लोग को संपर्क में आए, तो विशेष पता लगा। फिर ऐसे 2013 से मतलब मुख्य रूप से फिर मैं इसी पे अपना अधिकतर समय मैंने देना प्रारंभ किया था। तो अभी अच्छा। मेरा अधिकतर समय इधर ही जाता है, बाकी सब पार्ट टाइम है। तो 10 साल आप देख रहे हैं ये पूरी जर्नी जो है, लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, यहाँ पे उनको काम मिल रहा है, जो भी है। जी। तो क्या चेंजेस हुए हैं? क्या बदलाव आया है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर लोगों का परसेप्शन कैसे चेंज हुआ है इनकी तरफ देखने के लिए? जी, लोगों का परसेप्शन तो अभी भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी में जैसे राजस्थान में फिर भी लोग थोड़ा डाइजेस्ट कर लेते हैं और बाकी गुजरात और दिल्ली में बड़ी इनको सामना करना पड़ता है क्योंकि क्या है, अगर ये किसी को बता देते हैं कि ये पाकिस्तान से है तो बंदा एकदम से, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपनी ऐसी मतलब इमेज बना रखी है कि वहाँ का बंदा सब हर किसी को टेररिस्ट ही लगता है। तो ये बेचारे तो सब कागज वागज से आए थे, लेकिन कई भी ये सब पूछ लेते हैं, मान लो कोई सब्जी बेच रहा है, किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अब ये सच बोलने वाले लोग अरे। बड़े भले मानस होते हैं, बता देते हैं जी ऐसे ऐसे, वो भी फिर पुलिस वाला भी वो भी एसएचओ को फोन करता है, जी मैंने टेररिस्ट पकड़ लिया है, जल्दी आ जाओ सर, पाकिस्तान का बंदा पकड़ा है मैंने, ये वो करके हलचल सी मच जाती है एकदम। और ये अब ऐसी उसने मतलब संपूर्ण जगत में इज्जत ऐसी बना रखी है, तो उसके व्यक्ति को पूरे विश्व में कहीं पे भी संघर्ष ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, अभी भी शहरों में उतना बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। हाँ, जिस एरिया में रहते हैं वहां पे कई बार लोगों को ध्यान में आ जाता है, लेकिन ओवरऑल अभी भी लोगों का बहुत ज्यादा ऐसा इनके प्रति ऐसा समर्पण है कि हमारे लोग हैं या ऐसा है, वो बहुत ज्यादा समाज में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। वो इसका कारण ये भी है कि भारत में वैसे ही बहुत समस्या इंटरनल है, वो क्या किसी और को लिए क्या कुछ करे, लेकिन यह है कि कुछ लोग जी। हैं जो आगे आते हैं, इनके लिए मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ऐसे भी लोगों की है और वो कम ही लोग होते हैं, वो किसी भी फील्ड में हो, वो कम ही लोग हैं जो सब कुछ हम्म। बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो वो कम ही लोग हैं जो सब कुछ कर रहे हैं और बहुत बदलाव उन्होंने किया है, इनके लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है, तो इनमें बदलाव आया है। सर, आपकी टीम में कितने लोग हैं? आप कितने कितने लोग साथ में काम कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे? जी, जी, मतलब अगर वैसे देखा जाए तो लगभग 150 लोग हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे 5 लोग काम करते हैं और बाकी लोग कोशिश करते हैं हम्म। कि कहीं से थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित करें जिससे कि कुछ हो सके। फंड की प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी होती है राइट? हाँ तो फंड रेजिंग ही सबसे बड़ा काम है अभी। हाँ हाँ, जरूरी। लेकिन हो जाता है कभी ऐसा काम अपना 2013 से पैसे की वजह से, कोई शुरू के 2-3 साल पैसों की वजह से काम रुके थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि पैसों की वजह से काम रुकते हैं। कुछ ऐसा किसी को मान लो आप कोई आया है, किसी को हैंड पंप लगवाना है, किसी को झुग्गी बनानी है, तो मैं बोल देता हूँ किसी को भी, और अगर 2-3 को बोलते हैं एक कर देता है। जैसे अगर मैं आप ही को बोलूँ कि बच्चों को कॉपियाँ चाहिए 2 महीने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप भी मना करोगे।
तो ऐसे ही है। और जब आपको लगेगा कि जेन्युइन है और आप अपने हाथ से दे रहे हो, बच्चों से बातें कर रहे हो, परिवार से मिल रहे हो, तो मैं तो आपको कॉपी बोलूंगा, आप अगली बार से पेंसिल भी साथ में लेके आओगे। तो यही होता है। तो अच्छे लोग भी हैं, वो कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत अब नहीं आती। बस हाँ, कागजों में थोड़ी दिक्कत होती है वीजा एक्सटेंड के लिए, इनके लिए, क्योंकि वीजा गारंटर अभी भी भारत में लोग आगे नहीं आते हैं। वो घबराते हैं कि हमने इसकी गारंटी ले ली तो कल को अगर ये कुछ कर दे तो फिर सरकार हमें पकड़ लेगी। उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा है अभी भी। लेकिन मैं भी लगभग 454 लोगों का गारंटर हूँ, तो मैं लोगों को अपना उदाहरण देता हूँ। मैं कहा ले लो भैया, मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहा मैं भी हूं ना, मैं कहा कोई है, मैं कहा मैं व्यक्तिगत इनके साथ रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मान जाते हैं कुछ लोग, 10 में से 2 लोग मान जाते हैं, बस वही चाहिए होते हैं। सही कह रहे हैं आप। और मतलब वीजा एक्सटेंड कराते हैं या डायरेक्टली सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं मतलब मुझे सिटीजनशिप, जानकारी नहीं है आप तो। नहीं सिटीजनशिप तो अभी तक हमारे कैंप में भी लगभग 9 साल हो गए हैं, तो अभी तक किसी को नहीं मिली है, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेस जो सरकारी है, आपको उसी रूप से पालन करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर सरकार उस पर विचार करेगी, सरकार देखेगी तुम्हारा रिकॉर्ड कैसा है भारत में, तुम किस तरीके से रह रहे हो, कहीं बार बार पाकिस्तान तो नहीं जा रहे, या किसी से झगड़े तो नहीं कर रहे, कोई थाने में एफआईआर तो नहीं है तुम्हारे, उसकी रिकॉर्ड क्लियर रहेगा। आप नागरिकता के लिए अप्लाई करो। पहले 10+1 का था, अब वर्तमान सरकार ने थोड़ी सहूलियत दी है, 7+1 का कर दिया। 8 साल आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो 8 साल बाद आपको मिल जाएगी। और अगर आपका रिकॉर्ड नहीं है तो फिर आपको थोड़ा और रिकॉर्ड अच्छा करना पड़ेगा, फिर बाद में मिलेगी। ऐसा रहता है। हम्म। अभी आपका और क्या है गोल्स? आने वाले फ्यूचर में आप और क्या फैसिलिटीज या क्या हेल्प उनका करना चाहते हैं? आपका विजन क्या है उसके बारे में? जी विजन यही है कि शिक्षा संबंधित, क्योंकि गरीब के पास तो एक ही हथियार मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद, मतलब मेरे पिताजी सब्जी बेचते थे, उन्होंने हमें पढ़ा दिया तो हमें पता है हमने पढ़ के क्या हासिल किया। तो इसलिए मुझे पता है कि अगर ये पढ़ जाएंगे तो, और एक डॉक्टर भी हमारी अभी रिसेंटली मेडिकल उसने क्लियर किया है, तो मैं ऐसे बस इनके सामने 2-4 ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो बाकी कैंपों के लिए भी एक उदाहरण हो। जैसे अभी 2-3 उदाहरण मेरे पास है, मैं चाहता हूँ ये उदाहरण और बढ़े, जिससे इन लोगों को लगे कि नहीं, देखो मतलब पैसा बाधित नहीं है। अगर शिक्षा तुम्हारे पास अच्छी है तो पैसा भी आ जाएगा, और तुम घर में एक ही को बस पढ़ना होता है, एक पढ़ जाता है वो पूरा घर संभाल लेता है, और अगर अच्छा पढ़ गया तो वो पूरा खानदान भी संभाल लेगा। तो बस यही है कि बच्चों को शिक्षा अच्छा मिले, और ये भारत में जो समय बिता रहे हैं, ये अपना मतलब समय ईमानदारी से बिताएं, मेहनत करें। जो अगर जो शिक्षित नहीं है, बच्चे शिक्षा पालेंगे, लेकिन बड़े लोग मेहनत करें, क्योंकि भारत में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो अच्छे से वो कर पाएंगे। तो फिर वो भी मेहनत करें, पैसा कमाएं और थोड़ा आगे बढ़े, बस यही रहता है। हम्म। जी। और हमारे देश में काम करने वाले को तो कभी ना कभी सफल। हाँ हमारे देश में जितना काम है पूरी दुनिया में कहीं नहीं जी। आप निकल जाओ, मैं बता रहा हूँ, भारत में कहीं पे भी निकल जाओ, अगर आप कुछ नहीं करोगे, अगर आप मट्टी भी उठा के किसी कोने में डाल दोगे किसी लेबर का, तो भी आपको 300 रुपये मिल जाएंगे। तो कोई नहीं है, लेकिन मेहनत करने वाला चाहिए। और मेहनत करने के लिए आपको मेहनत ही करनी चाहिए, वो बहाने नहीं चलते कि मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। तो मेहनत तो करनी है, तो मेहनत करनी है तो फिर करनी पड़ेगी, और पैसे मिलते हैं फिर मेहनत करने के। भारत में इतना काम है कहीं नहीं है। मेरे तो यहाँ लगभग, मेरे संपर्क में लगभग लगभग 4,500 से 5,000 लोग हैं। मैं देखता हूँ मेहनत करते हैं और कोई भी खाली नहीं है। वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन तब भी उनके पास काम है। और कई होते हैं वो पढ़ लिख के भी मतलब कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको अपनी इच्छा के अनुसार चाहिए। कई बार इच्छा के अनुसार भी मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलता जब तक कुछ कर लो। बैठे रहने से कोई लाभ थोड़ी ना है। बस मैं तो सबको यही बोलता हूँ, करते रहो कुछ ना कुछ। काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब ईश्वर तुम्हारा देखता है, फिर तुम छोटे से एक दिन अच्छे बन जाते हो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हरिओम भाई, आप इतना सबके लिए, हम हमारे लिए तो आप एक आइडॉल हो। आप बहुत अरे प्रेरित कर रहे हैं सब नहीं बच्चों नहीं के लिए नहीं हमारे जी, लिए ऐसा तो। कुछ नहीं है, बस मैं आपके अपने जीवन हिस्से में का काम कौन कर रहा जो हूँ। आपका आदर्श है? आपका प्रेरणा का स्थान क्या है? प्रेरणा स्थान तो जी सबके बस एक ही है, हमारे महादेव जी हैं, संकट मोचन हमारे बजरंग बली हैं। वो कैसे लोगों के लिए, जब प्रभु श्री राम निकले थे सीता माता के लिए, तो कैसे उनको चलते गए और वो बनते गए, और बीच में उनको एक बार हनुमान मिले, और हनुमान जी को भी पता नहीं था, लेकिन जब वो काम में जुट गए तो उनको पता लग गया, नहीं वो तो ये कर सकते हैं। हम भी जब अपनी युवावस्थी में था तो हमें, मतलब युवा तो क्या था, अभी भी हैं, लेकिन जब एकदम ऐसा था कि जब बुद्धि भी नहीं थी हमारे अंदर
क्योंकि वो ऐसा ही होता है कॉलेज में, तो बस ये है कि आज चलो यहाँ पार्टी करने, चलो आज सीपी जा रहे हैं, आज चलो यहाँ क्लब में जा रहे हैं, कुछ ऐसे ग्रुप जुड़ गए थे। तो हमें दुनियादारी का, हमें तो लगता था बस हम ही सब कुछ है, जिंदगी हम ही जी रहे हैं। तो लेकिन जब लगता था कि यार ये तो हम कर ही नहीं सकते, एक दो परिवार का, मैं तो खुद कुछ नहीं करता, दो परिवारों को राशन कहाँ से दूंगा। मेरे तो पापा भी सब्जी बेचते हैं, बोला तो मारेंगे, वो खुद 300-200 रुपए कमाते हैं। लेकिन बस ईश्वर ने मेरे को इस सौभाग्य में चुना के मतलब ये काम। और आज देख लो, मतलब लगभग 801 परिवार है, और मैं तो अभी भी कुछ नहीं करता, बस एक स्विमर हूँ। लेकिन बस ईश्वर करवाता है आप जैसे लोगों के माध्यम से, तो बस हो जाता है। तो बस अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, और सभी अपने अपने हिस्से का काम करें तो सब कुछ हो जाता है। बस काम ईमानदारी से और मेहनत से, सच्ची निष्ठा से करना चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, या किसी अवार्ड या उसके लिए नहीं, या किसी सोशल मीडिया वगैरह के लिए नहीं। बस आप काम करते रहो और ईश्वर आपका काम देखता है, वो आपको सफलता देता है। ये मैं अपना खुद व्यक्तिगत मानता हूँ। मैं खुद अपने आप को नहीं पाल सकता था, लेकिन मैंने मतलब ऐसा मैं अपनी वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मतलब ईश्वर ने फिर मेरे थ्रू इतना करवा दिया। तो ईश्वर कहीं ना कहीं है, ईश्वर पे भरोसा रखो, ईमानदारी से काम करो उसको, और उससे डरो। हमेशा गलत काम करोगे तो वो आपसे जरूर उसका उसको भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि साधु संत हमारे कहते हैं कलयुग है ये, कलयुग में आपको जो आप अच्छे काम करोगे तो भी यहीं भुगत के जाओगे, गलत काम करोगे तो भी यहीं पे। तो बस यही रहता है कि काम अच्छे करते रहो, प्रभु का नाम लेके सब अच्छे से होगा। जी, जी। हरिओम भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया हमसे बात करने के लिए और इतनी ज़रूरी बातें हमसे शेयर की। सो थैंक यू सो मच, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। काम बस और बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं आखिरी में एक बात कहना चाहूंगा कि आप जीवन में अगर कभी अपने आप को कोई भी असफल समझे, या उसको लगे वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो किसी ना किसी अपने नियर बाय रिफ्यूजी कैंप में एक बार विजिट जरूर करे। एक बार विजिट करेगा, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, उसको बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो वहां से निकलेगा। जब अपना जीवन और उन लोगों का जीवन देखेगा, और उन लोगों का जीवन यहाँ पे ऐसा रह के भी वो कितने खुश है, वो ये देखेगा, तो वो हमेशा मतलब जीवन में कुछ ना कुछ करने का उसको रहेगा। और मैं कोशिश करता हूँ सभी को कि जरूरी नहीं कि ऐसे ही कभी खाली समय है तो लगे एक बार इन लोगों से मिलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आपके पास भी कभी समय हो कल्याणी जी, तो जाइएगा, तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस योग्य समझा, और मतलब आपने अपना बहुमूल्य समय मेरे लिए व्यर्थ किया, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आप, ये हमारा सौभाग्य है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप पे भी सदैव अपनी विशेष कृपा रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी आपके लिए। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।